तो हम लोग देख रहे तथागत गौतम बुद्ध के समय का जो कुछ भी भारत है, जम्बूद्वीप है, वो किस तरह से जनपद और महाजनपदों में फैला हुआ था और लोग किस तरह से वहाँ पर अपने जीवन को जिया करते थे। तो इस तरह के जो कुछ भी तथागत गौतम बुद्ध से संबंधित प्लेस या स्थान है जिसको हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग जो कि जनपद हैं, और हम देखते हैं उसमें से एक जनपद जिसका नाम मल्ल है, और मल्ल एक गणतंत्र जनपद था और यह दो भागों में बटा हुआ था। नंबर एक तो कुशीनारा और दूसरा है सागा। ऐसे दो राज्य में बटे हुए थे। इसकी दो राजधानियां थी जो कि अनुपिया और घुमकाम। एक प्रकार से देखा जाए तो जो मल्ल की राजधानी है वो दो थी, एक नहीं, और इसलिए उसके अंतर्गत काफी जो नगर है वो आया करते थे। एक काफी बड़ा देख सकते हैं कि यह जनपद हुआ करते थे उस काल में भी, तथागत गौतम बुद्ध के काल में। तो उनमें से हम देखते हैं कि अनुपिया और घून ग्राम और उरुवेलकप्पा, बलिहान और घनसद और भोगनगर ऐसे उस काल में थे नाम। आम्रग्राम ऐसे प्रसिद्ध नगर थे और यह अलग अलग भागों में फैला हुआ था। काफी इनकी लंबी चौड़ी सीमाएं हुआ करती थी। यदि आप देखते हैं तो जो बिहार में आज देवरिया जिला है, उस ये उत्तर प्रदेश का भाग जो देवरिया जिला है, जिसमें आज भी कुशीनगर ही कुशीनारा कहलाता था। यानी तथागत गौतम बुद्ध के काल में जो नगर था वह कुशीनगर था, और उस कुशीनगर को ही आज के समय में आपने देखा हो कि कुशीनारा के नाम से हम लोग जानते हैं, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। 2 साल वृक्षों के नीचे उन्होंने जो है वो अपनी अंतिम सांस ली थी, जिसे हम कह सकते हैं कि महापरिनिर्वाण को उन्होंने प्राप्त किया था। तो उस समय का जो नाम था वह नाम है कुशीनगर, जो कि आज भी उत्तर प्रदेश में यह जिला है और वहां पर यह नाम दिया जाता है, जो कि मल्लों की उस समय का एक प्रकार से गणतंत्र था और इस गणतंत्र में मल्ल लोग रहा करते थे। और हमने देखा है कि तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में उनकी अस्थियों को या उनके अंतिम संस्कार को ही कर दिया गया था। अस्थियों को जो है विभाजित किया गया था, अलग अलग उस काल में मानने वाले लोग थे उनको उन्होंने दे दी थी। और इसका एक प्रकार से कहा जाता है कि चक्रवर्ती जो कुछ भी उस काल में हुआ करते थे वहाँ इसी नगर में ज्यादातर लोग हुआ करते थे। और यह नगर एक बहुत ही समृद्धशाली और उन्नतिशील नगर हुआ करता था। यानी जो मल्लों का एरिया है या जो कुशीनारा का जो एरिया है वो काफी समृद्धशाली था और वहां पर एक प्रकार से जो राज्य है वो काफी लंबा और चौड़ा हुआ करता था उस काल में। और हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का यह एक प्रकार से महापरिनिर्वाण वाली स्थली है। आज इसे हम कुशीनारा के रूप में जानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में जो तथागत गौतम बुद्ध का समय में जो नाम था वो कुशीनगर था। लेकिन अभी सिर्फ कुशीनारा है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन नाम वो आपको एक जैसे ही दिखाई देगा। तो इसके अंतर्गत जब हम देखते हैं कि उस समय जो तथागत गौतम बुद्ध के समय में जो उनका मार्ग मिलता है वह मार्ग है जैसे कि राजगृह, अम्बलिटिका, नालंदा, पाटलीग्राम, कोटीग्राम, नंदिनी, वैशाली, भंडग्राम और हस्तीग्राम, जो कि वर्तमान में हाथी साल के नाम से जाना जाता है। यह उस काल में नाम थे। आम्रग्राम यानी अमिया जिसका नाम है, ऐसे कई तरह के उस काल में नाम थे। और हम जानते कि पावा में चुंद रहा करता था। तथागत गौतम बुद्ध ने अंतिम जो भोजन प्राप्त किया था वो चुंद से प्राप्त किया था, जिसने तथागत गौतम बुद्ध को सुगर मद्दव दिया था। और वो सुगर मद्दव की जो कुछ भी भोजन था वो तथागत गौतम बुद्ध को हम जानते कि वह एक प्रकार से उनके पायजन का काम किया, यानी अपच हो गया था, डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे। और हम जानते हैं कि फिर उन्होंने अंतिम सांस इसी कुशीनारा में उन्होंने लिया था। लेकिन हम समझ सकते हैं कि यह नाम जो है उस प्राचीन काल में जिस तरह था आज भी उसी तरह के नाम है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कितनी वास्तविक घटनाएं जो उस काल में तथागत गौतम बुद्ध के काल में घटी थी। और हम देखते हैं कि त्रिपिटक में भी इसी तरह के सूत्रों में तथागत गौतम बुद्ध का वर्णन मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि यदि वो राजगृह में थे तो जब भिक्खु आनंद ने संगायन किया तब उन्होंने कहा कि एकं समय भगवा राजगृह विहरती जेतवने, जैसे कि हम जानते हैं कि इस तरह का उन्होंने वर्णन किया था। यदि वो श्रावस्ती में है तो जेतवने कह दिया था, यदि वह कुशीनारा में तो कुशीनगरे कहा उस काल में। तो हम समझ सकते हैं कि उस काल में उन्होंने साक्षात वहां पर जाकर
उस जगह वो गए और जाने के बाद में उन्होंने वहाँ के लोगों को देशना देने की कोशिश की थी। तो हम जानते हैं कि कुशीनगर जो है उस काल में वहाँ पर 3 एक प्रकार से प्रसिद्ध नदियां थी। उनके नाम इस तरह से कि घाघी जिसे कहा जाता है, और दूसरी थी हिरण्यवत घती, और इस तरह के नाम जो है वो हमें मिलते हैं नदियों के, कि उस समय नदी थी और वह नदी के किनारे ही साल वृक्ष के नीचे हम जानते हैं कि वो पास में ही नदी है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। आप यदि देखना, जो लोग गए होंगे उनको दिखाई देगा। तो इस तरह का जो कुछ भी तथागत गौतम बुद्ध का जो समय था कुशीनगर का, या तो वो हम देख सकते कि वो इस तरह से था, और लोग जो है वहाँ के इस ढंग से अपने जीवन को जीने की कोशिश करते थे। लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ पर कई तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में वहाँ पे स्तूपा भी बनाया गया। कुशीनारा में भी स्तूप है, और उससे पास में जो कुछ भी नगर है वहाँ पर भी तथागत गौतम बुद्ध के बाद जो है स्तूप बनाए गए उनके स्मरण में। तो हम जानते हैं कि ये हकीकत जो कुछ भी हमारे जीवन में तथागत गौतम बुद्ध से जो संबंधित है वो हमें यदि दिखाई देने वाला है, तो हम जान सकते हैं कि उस काल में तथागत गौतम बुद्ध किस किस जनपदों में, किस किस नगर में और कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने भेंट दी थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर आता है चेदी, जो कि चेदी भी एक प्रसिद्ध उस काल में जनपद था, और चेदी जो है कुरु की राजधानी कहलाती है, कुरु जनपद के निकट हुआ करता था यह जो चेदी है। और वर्तमान में हम इसे मान सकते हैं कि ये बुंदेलखंड के जिले जहाँ पर दिखाई देता है, यह बुंदेलखंड के इर्द गिर्द या बुंदेलखंड का जो एरिया है वही एक प्रकार से चेदी के रूप में उस काल में जाना जाता था तथागत गौतम बुद्ध के काल में। और फिर उसकी जो राजधानी थी वो सोथीवती नगर था, जो उस काल में राजधानी आप यदि देखेंगे चेदी की तो सोथीवती थी। और आज के समय में यदि हम इसे समझने की यदि कोशिश करें तो आज का जो है वो जो बुंदेलखंड प्रदेश है, वो बुंदेलखंड प्रदेश उस काल का जो है वो चेदी प्रदेश था। और वहाँ तथागत गौतम बुद्ध स्वयं वहाँ पर गए थे, और वहाँ जाकर उन्होंने काफी कुछ देशना देकर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। ये भी काफी लंबा चौड़ा रास्ता, ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो सीमा थी वो 30 योजन तक दूर फैली हुई थी, यानी काफी लंबी लंबी उस काल में जो है इनकी दूर एक प्रकार से सीमा हुआ करती थी। और यह तथागत गौतम बुद्ध के काल में ही एक धम्म का बहुत ही बड़ा केंद्र हुआ करता था, बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे। यानी तथागत गौतम बुद्ध ने यहाँ जाकर जो है वह एक प्रकार से देशना देकर जो है लोगों के जीवन में काफी कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। और यही है कि इस चेदी प्रदेश को एक प्रसिद्ध जनपद के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर काफी जो भिक्षु हैं वो अरहत पद को भी प्राप्त हुए थे। प्राचीन काल में चेदी राष्ट्र जो है वो काफी प्रसिद्ध था इस बात को लेकर। फिर हम देखते हैं कि दूसरा जो जनपद है वह वत्स है, और यह भी जनपद जो है काफी प्रसिद्ध था तथागत गौतम बुद्ध के काल में। और यह 16 जनपदों में से एक जनपद इसे कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है वो कौशाम्बी थी उस काल में। जैसे कि आज देखेंगे तो आज भी जो है कौशाम्बी जैसे का वैसा ही नाम है। आप इन्हें देखा होगा कि कौशाम्बी में भी काफी तथागत गौतम बुद्ध के बाद या वहाँ पे जो भिक्षु रहा करते, उसके बाद में कालांतर में वहाँ पर बड़े बड़े जो विहार या चैत्य या स्तूपा बनाया गया है, और आज भी वैसा का वैसा हमें देखने को मिलता है। इसकी जो दूरी है यदि आप देखना चाहें तो इलाहाबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी पर है, और यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ भाग है। यदि आप देखना चाहें आज वर्तमान में कौशाम्बी जैसे का वैसा नाम देखने को हमें मिलता है। तथागत ने स्वयं वहां जाकर जो है अपनी देशना दी थी, और देशना देकर उन्होंने वहां पर जो बाबरी नाम के थे कि बाबरी की यात्रा की थी। बाबरी नाम का जो उस काल में, और वहां जाकर उन्होंने जो कि घोषिता राम है उन्होंने देशना को देने की कोशिश की थी, और देशना देकर जो है वहाँ के लोगों में परिवर्तन लाने की कोशिश की। तो हम प्राचीन काल का जो देखते हैं तो घोषिता राम और राम जो है इस एक प्रकार का जो है, और यह विहार उस काल में काफी प्रसिद्ध थे। तो यह तथागत गौतम बुद्ध के काल में ही ये विहार बनकर काफी प्रसिद्ध हुए थे, और उस समय
काफी लोग जो है यहाँ पर अपने इस धर्म को जानते थे, समझते थे और उस आधार पर जीवन को जीने की कोशिश करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक बड़ा ऐसा वर्णन मिलता है कि बाबरी नाम का जो है एक बहुत ही बड़ा नेता यहाँ पर था और वह बुद्धकालीन नगरी थी और उस बुद्धकालीन नगरी में यहाँ पर ये बाबरी या जिसको हम घाघरी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह के वर्णन हमें मिलते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो है इस तरह की समस्या बन जाती कि जब बुद्धकालीन जो नाम थे उस नाम को एक प्रकार से नकल करके जो है वह कहीं ना कहीं दूसरी ओर उसको मोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि साकेत नगरी का हमने एक उदाहरण देखा है जो अयोध्या का उसका नाम जो कि हम प्राचीन काल में हमने देखने की उसे कोशिश की। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जो तथागत गौतम बुद्ध के समय के जो नगर है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने जाकर खुद देशना दी है और देशना देकर जो है वह लोगों के जीवन काल में परिवर्तन लाने की कोशिश की। और इसलिए हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जहाँ जहाँ गए उनके चरण जहाँ जहाँ पर पड़े वहां पर बाद के कालांतर में जो कुछ भी राजा हुए उन राजाओं ने वहां जाकर जो है एक तो तथागत गौतम बुद्ध के समय या तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में स्तूपचैत्य और विहारों का निर्माण किया। ज्यादातर तथागत गौतम बुद्ध के समय काल में ही बहुत सारे विहारों का जो निर्माण है उस समय ही हो गया था जब तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण नहीं हुआ था। चाहे वह कौशाम्बी हो, चाहे वैशाली हो, चाहे राजगृह हो, चाहे वह श्रावस्ती हो, ये सभी जगह हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के समय में ही यहाँ पर विहारों की निर्मित की गई थी जो कि बहुत ही उस काल में प्रसिद्ध हमें दिखाई देता है। और इसका इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध वहां गए और किस तरह से परिवर्तन उनके जीवन काल में आया और आने के बाद में वह किस तरह से इसका एक प्रकार से विस्तार हुआ है। फिर हम देखते हैं इसके बाद का जो जनपद है वो है कुरु, यानी प्राचीन काल में यह कुरु था और जिसे हम दक्षिण कुरु के नाम से जानते हैं। और इसमें कई जगह इसका वर्णन मिलता है कि यह एक काफी एक प्रकार से विस्तृत यानी काफी बड़ा राज्य था और बड़ा राज्य होने की वजह से यहाँ पर कई तरह के जो है वहां पर अच्छी चीजें दिखाई देती है। और इसीलिए कम्मा सद्दम जो एक प्रकार का शुद्ध है तथागत गौतम बुद्ध की जो देशना जो कुरुक्षेत्र में ही प्रसिद्ध नगर था कम्मा सद्दम। और यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध स्वयं गए थे और इसी जगह महासती पठान सुक्त का जो है उन्होंने वर्णन किया था जो कि हम जानते हैं कि महासती पठान सुक्त जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध सुक्त है जो कि जिसमें विपश्यना के बारे में वर्णन किया गया है। चाहे वो कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानु और धम्मानुपස්සना जो 4 प्रकार की विपश्यना बताई जाती है जिसका वर्णन महाशक्ति पठान सूत्र में आता है वह यहीं पर जो है कुरुक्षेत्र में कम्मा सद्दम जो एक स्थान है वहीं पर जाकर तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी इस सद्दम की देशना दी थी। और यह जैसे कि हम जानते हैं कि कुरु प्रदेश जो है यह यूपी, दिल्ली, हरियाणा का जो भाग है वो यहीं पर हमें दिखाई देता है जिसको हम जानते हैं कि थुलकोटी का प्रदेश यानी यूपी में कुछ भाग है, कुछ दिल्ली का भाग और कुछ हरियाणा का भाग है। ऐसे मिलाकर इसको यह थुलकोटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर राष्ट्रपाल जो है राष्ट्रपाल एक भिक्षु थे उस काल में स्थवीर और यहीं से वो जो है थुलकोटी से ही एक प्रसिद्ध भिक्षु जो है वो प्रवजित होकर धम्म के इस शरण में आए थे और उन्होंने अपने जीवन को धम्म के मार्ग में लगाया। तो समझ सकते कि एक महान देशना जो कि हम महाशक्ति पठान के रूप में हम जानते हैं कि उन्होंने यहीं पर दी थी और उसका अलग अलग जगह वर्णन भी हमें दिखाई देता है। और इस तरह की जो कुछ भी प्रदेश है वो आज भी हमें जगह जगह दिखाई देते हैं। फिर हम लोग चलते हैं कि उस काल में एक और पांचाल प्रदेश था, जनपद था और वह भी एक प्रसिद्ध जनपद था। हम देख सकते हैं कि जो भागीरथी नदी है वह 2 भागों में बटी हुई थी यानी उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल, यानी यहाँ पर नदी थी भागीरथी और इसलिए ये जो पांचाल प्रदेश है इसको 2 भागों में बांट दिया गया था, तो दक्षिण और उत्तर पांचाल ऐसे करके से बनाया गया था। और इसकी जो राजधानी है अहिच्छ नगर थी, उस काल में जो अहिच्छ नगर था वह एक प्रकार से पांचाल की राजनीति है। आपने देखा होगा कि पांचाल का कहीं कहीं कई जगह आपको वर्णन करने के लिए मिलता है, लेकिन वो तथागत गौतम बुद्ध के बाद में जो कुछ भी नकल करके बनाया गया एक प्रकार से प्रतिक्रांति के रूप में वो हमें दिखाई देता है।
लेकिन स्वाभाविक तौर पे जो तथागत गौतम बुद्ध एक प्रकार से देखा जाए तो पांचाल उस काल के जो 16 नगरी या जनपद थे उनमें से एक थी। और इसलिए वर्तमान में जो आपने बरेली देखा होगा, इस बरेली के पास रामनगर है। उस रामनगर को ही अलिच्छ माना जाता है, अहिच्छ, जो कि उस काल की राजधानी थी पांचाल की। आज भी बरेली जो है और बरेली के पास जो रामनगर है उसी को अहिच्छत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि आज भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और कहा जाता है कि जो दक्षिण पांचाल था उसकी राजधानी काम्पिल्य थी, यानी काम्पिल्य जो है उस काल में जो थे दक्षिण और पश्चिम पांचाल, तो उत्तर और दक्षिण दोनों की राजधानी अलग अलग हुई थी। तो यदि आप देखेंगे काम्पिल्य नगर को तो आज का फर्रुखाबाद है, जो फरीदाबाद आपको दिखाई देता है आज वर्तमान में, वो फर्रुखाबाद जो है उस काल का काम्पिल्य जो कि नगर था उसी के नाम पर जो है आज का फर्रुखाबाद हमें दिखाई देता है, जो कि तत्कालीन समय भी आप इसको देख सकते हैं कि इस तरह के नाम आपको दिखाई देंगे। और इसलिए उस काल में जो कुछ भी इस राजधानी जो थी ये बड़ी महत्वपूर्ण थी। और इसके जो भी राजा थे वो नरेश भगिनी का पुत्र, यानी जो विशाखा जो थी वह उसका एक प्रकार से रिश्तेदार हुआ करता था और वही यहाँ का राजा था। और वह बाद में आगे चलकर हम देखते हैं कि वह धम्म में भी प्रवज्जित हुआ था। तो इस तरह का ये जो वर्णन है पांचाल का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है स्थान रहा है तथागत गौतम बुद्ध के काल में, और इस केंद्र से काफी धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ करता था। इसलिए फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द आप यदि देखेंगे तो आप जान सकते हैं कि आज भी वहां पर कई जगह जो है स्तूप और क्षेत्र हमें मिलते हैं। और यदि और भी खुदाई की जाए तो धरती के अंदर में ये जो 16 जनपद जो कि आप देख सकते हैं, जिसे हम जम्बूद्वीप के नाम से जानते हैं, यहाँ पर और भी खुदाई की जाए तो आपको खुदाई में और भी बुद्ध की मूर्ति या स्तूप या क्षेत्र जो है वो खुदाई में मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है मत्स्य, जो कि उस काल में एक मत्स्य जो है वह जनपद था। और यह जो भाग है आज देख सकते हैं कि जो जयपुर है, ये जयपुर का जो भाग है इसे ही मत्स्य के नाम से जाना गया है, जो आज आप राजस्थान में देखते हैं। और राजस्थान में जो जयपुर है वही एक प्रकार का उस काल का जो है मत्स्य नगर कहलाता था। और यह मत्स्य की जो राजधानी है वो विराट नगर हुआ करती थी उस काल में। लेकिन यदि आप मत्स्य को आज जोड़ते हैं तो वर्तमान में जयपुर वाला भाग, जिसे हम राजस्थान कहते हैं, राजस्थान वाला भाग हमें दिखाई देता है। और इसका वर्णन जो है कहीं कहीं मध्यम निकाय या कहीं अलग अलग सूत्रों में भी हमें मिलता है। और इसलिए इस एरिया को कहीं कहीं पर इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, जो कि सुरसेन दक्षिण में स्थित है और इसलिए इस भाग को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथागत गौतम बुद्ध के समय का जो जम्बूद्वीप है वो हमें एक बड़े भाग में दिखाई देता है, बहुत दूर दूर तक और विशाल रूप से फैला था। हम यदि आज का भारत और भारत से भी बढ़कर यदि कहें तो कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्होंने काफी अलग अलग जो कुछ भी प्रदेश है उसको यहाँ पर पूर्ण करने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। और यही एक महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से, देशना के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि यह कितना विशाल भारत था और जहां पर तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं जाकर देशना देने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं कि सुरसेन है एक जनपद, और इसकी सुरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा नगरी थी, जो कि आज भी आप देखेंगे मथुरा जो है ये आप देख सकते हैं कि ये मध्य भारत का एक भाग इसे हम कह सकते हैं, जो उत्तर की तरफ में दक्षिण के बाद हमें दिखाई देता है। और ये आप देख सकते हैं कि यह मथुरा आज भी अस्तित्व में है, जो कई तरह से जाना जाता है। और यह मथुरा जो है एक प्रकार से गंगा नदी के किनारे, जैसे कि कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे, वैसे ही यह भी मथुरा जो है वह यमुना नदी के किनारे हैं। और तथागत गौतम बुद्ध स्वयं यहाँ पर गए थे, तथागत गौतम बुद्ध ने यहाँ जाकर जो है देशना दी थी। और यहाँ से एक जो कात्यायन नाम के भिक्षु थे वह उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपने जीवन को धम्म के प्रचार प्रसार में लगाया था। वो काफी घूमते थे उस एरिया में और लोगों को तैयार करने की कोशिश किया करते थे। और सुरसेन की जो राजधानी है वह एक प्रकार से उस काल में मथुरा, और मथुरा का जो राजा था अवंती पुत्र था। उस काल में जो राजा राज्य करते थे यहाँ पर उसका नाम अवंती पुत्र था। और यह एक प्रकार से महोली नामक जो स्थान है उस काल की, जो मदुरा नगरी की मानी जाती थी, उससे 5 मील दूरी पर वह था दक्षिण पश्चिम भाग में।
और इस तरह से उसका एक प्राचीन जो इतिहास है या प्राचीन जो उस समय की स्थिति थी, इस तरह से हम देखा जा सकता है कि यह एक प्रकार से पांचाल राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी उस काल में। तो इसका एक बड़ा महत्व है और उस महत्व के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने किन किन जगहों की यात्रा की। और जैसे कि मैंने शुरुआती में देशना के समय बताने की कोशिश की कि यदि हम लोग मथुरा के म्यूजियम में जाते तो आपको आपको कोई भी अवशेष नहीं मिलेंगे, बल्कि मथुरा में जब हम जाते हैं तो वहां पर म्यूजियम में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां और उस काल के जो कुछ भी स्तूप क्षेत्र जो कि बाद में उसे तोड़ दिया गया या नष्ट करने की कोशिश की गई, और वो अवशेष के रूप में हमें आज भी जो है यह मथुरा के म्यूजियम में देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद आता है अस्वक। अस्वक एक जनपद है और अस्वक जनपद की जो राजधानी थी उस काल में पोतन नगर थी। यानी उस पोतन नगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक महाकात्यायन एक व्यक्ति थे। उस महाकात्यायन ने दीक्षा ली थी, वो प्रवज्जित हो गए थे और प्रवज्जित होकर इस एरिया में काफी वो धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश किया करते थे। और यह जो किनारा है, जिस किनारे पे बसा हुआ नगर था, वह गोदावरी नगर नदी के किनारे में ये बसा हुआ नगर था। यदि इसे अभी देखेंगे आज के समय में, तो ये पेठन जीरा की जो कुछ भी एरिया है, पेठन जिसे कहा जाता है, वहां पर ये आज भी उस प्रदेश से संबंधित है या उस एरिया से संबंधित है जो कि प्राचीन काल में इस नाम से यह जाना जाता था। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने महागोविंद नाम जो सूक्त है उसकी देशना तथागत गौतम बुद्ध ने यहीं आकर दी थी और इसमें काफी हद तक उन्होंने बातों को समझाने की कोशिश की थी। और यह प्रदेश जो है काफी उस समय का समृद्धशाली था और यहाँ के लोग अच्छी तरह से अपने जीवन को यापन करने की कोशिश किया करते थे। फिर आता है इसके बाद में अवंती। अवंती एक जनपद था और ये जनपद की जो राजधानी थी वह उज्जैनी थी। आप समझ सकते हैं कि उज्जैन जो है ये आज भी हमें दिखाई देता है, जो मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यह अवंती है। अवंती एक प्रदेश था, उस प्रदेश की राजधानी जो है उस काल में उज्जैनी थी और यहाँ पर काफी कुछ धर्म का प्रचार और प्रसार के केंद्र बनाए हुए थे और लोग जो है धर्म के आधार पर जीवन जीने की कोशिश किया करते थे। आज भी यह मध्य भारत में बसा हुआ यह एक प्रकार का उज्जैनी है और यह दो भागों में उस काल में बटी हुई थी। जैसे कि देखते कि उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो इसका दक्षिणी भाग जो था वो माहेशमती के नाम से जाना जाता था उस काल में और इसका वर्णन भी महागोविंद सूक्त में किया गया है अवंती प्रदेश के बारे में। और यह एक प्रकार से बहुत ही समृद्धशाली नगरी थी और यह समृद्धशाली के साथ साथ में यह धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रमुख केंद्र यहाँ पर बनाए गए थे उसके लिए भी यह प्रमुख रूप से उस काल में जाना जाता था। और इस तरह की नगरी जो है वह प्रमुख रूप से उस काल में हमें दिखाई देती है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध और तथागत गौतम बुद्ध के साथ साथ भिक्षु संघ भी जो है जाकर प्रचार और प्रसार किया करते थे। ये सभी के सभी जो महाजनपद और जनपद हैं ये धर्म के प्रचार प्रसार के बड़े बड़े केंद्र थे और इसलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बाद में कालांतर में उनके तथागत गौतम बुद्ध के समय में और तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में कालांतर के जो कुछ भी राजा हुए उन राजाओं ने यहाँ पर जो है उनके स्मरण में या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर उन्होंने धर्म के केंद्र निर्माण किए और वो केंद्र के माध्यम से ही धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ करता था। समझ सकते कि यह कितने बड़े जनपद थे जहाँ पर जाकर जो है उस सभी जगह जाकर धर्म का प्रचार और प्रसार करने की कोशिश की है। तो हम जानते हैं कि उज्जैन में भी वह एक प्रकार का सम्राट अशोक का बनाया हुआ शिलालेख भी आज भी वहां पर मिला हुआ है और कई स्तूप और चैत्य भी जो है वो उज्जैन में मिले हुए हैं। और आपने देखा हो कि कई तरह के मेले भी वहां पर लोग लगाते हैं, वह प्रतिक्रांति के रूप में आपको देखने के लिए मिल सकता है ताकि लोग याद न रख सके कि इस तरह का किया जाता था। तो हम समझ सकते हैं कि कुछ नगर थे, कुछ ग्राम थे, कुछ कस्बे थे, यानी कुछ बड़े नगर थे, कुछ छोटे नगर थे और कुछ बहुत ही छोटा हुआ नगर हमें उस काल में दिखाई देता है। तो इस तरह का जो आकार हम देखते हैं कि वह नदी के किनारे या उस समय कोई पर्वत हो और जहां जहां पर भी एक सुविधाजनक हमें दिखाई देता है
सब जगह जाकर आप समझ सकते हैं कि एक मेन सेंटर नगर में तथागत गौतम बुद्ध के बिल्कुल संग वहां पर गया, तो न जाने उन्होंने कितनी गांवों की यात्रा करते हुए वहां पर वो पहुंचे होंगे। सिर्फ डायरेक्ट ही नहीं बल्कि वह कई गांवों में जा जाकर उन्होंने देशना के माध्यम से लोगों को उन्होंने सुख का रास्ता बताया और तब जाकर वहां पर वो पहुंचे। और पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि इस तरह का हमें यह भाग दिखाई देता है, तो हम समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे जो नगर हैं ये सारे के सारे तथागत गौतम बुद्ध से उनके पद चिन्हों से यह संबंधित है कि तथागत गौतम बुद्ध स्वयं वहां पर गए थे और जाकर उन्होंने यहाँ पर धर्म का प्रचार और प्रसार करने की कोशिश की। और आज भी वर्तमान में वे सारे के सारे नगर आज भी हमें दिखाई देते हैं और वह नगर जो है काफी प्रसिद्ध है। लेकिन आपको कुछ बिगड़ता हुआ स्वरूप भी आप इन नगरों में देख सकते हैं कि जैसा पहले था तो जरूर नहीं कि तथागत गौतम बुद्ध के काल में जैसा था वो आज भी वैसा का वैसा हो, आप नहीं देख पा सकते, क्योंकि समय काल परिस्थिति के आधार पर कुछ परिवर्तन जो है वो व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर किया भी जाता है और इसलिए ये काफी समस्या हमें दिखाई देती है। और इसलिए उसके बाद में आता है अल्पकल्प, यानी कई ऐसे उस काल में जो वर्ग थे, समूह थे या गणतंत्र में रहने वाले जो लोग थे वह अपने इस तरह से जीवन को जीने की कोशिश किया करते थे। तो हम जानते हैं कि उस काल में पिपली वन के मौर्य भी बड़े प्रसिद्ध थे। ये पिपली वन के एरिया में हम जानते हैं कि उस काल में जो है एक प्रकार से वो ज्यादा मोर हुआ करते थे और इसलिए इस पिपली वन को जो है वह मोर ज्यादा होने की वजह से इसका नाम इस तरह से दिया गया था। और बहुत ही यह सभी लोग जो है बड़े शक्तिशाली थे और अच्छी तरह से धर्म के इस ज्ञान को लेने की कोशिश करते थे, धर्म के आधार पर जीवन को जीने की कोशिश करते थे। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध स्वयं वहां जाकर उन्होंने देशना को दी थी और अलग अलग जाकर उन्होंने अलग अलग देशना को दी है, जो कि सभी त्रिपिटक में एक सूत्र के रूप में हमें दिखाई देती है, जो मानव कल्याण के लिए, मानव के हित के लिए आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम जानते हैं कि उस काल में काफी जो प्रसिद्ध लोग हुए हैं वह प्रसिद्ध लोग जो हैं वह अलग अलग स्थान से हुए और उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के जीवन में जो कुछ भी उन्होंने देशना दी थी तो उस देशना को उन्होंने स्वीकार करने की उस काल में कोशिश की। तो ऐसे काफी उस काल के जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम समझ सकते हैं कि उस काल की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भौगोलिक स्थिति एक बहुत ही बड़ी थी, जो हम इन माध्यम से जानने और समझने की कोशिश की है। और भी इसका व्यापक रूप है जो हम लोग आपको कभी और भी देशना के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। कई नदियां हैं, कई पर्वत है, कई स्थान है जो तथागत गौतम बुद्ध के पद चिन्हों से वह गुजरे हुए हैं, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि जहां जहां चरण पड़े गौतम के, गौतम के जो है तथागत गौतम बुद्ध के ऐसे कई स्थान हैं जहां पर उनके चरण पड़े थे, स्वयं उन्होंने जाकर वहां पर देशना दी थी। तो ऐसा काफी बड़ा एक हम उस काल की भौगोलिक अवस्था को देख सकते हैं। तो यह एक देशना के रूप में आज लोगों हमने आपको जानकारी के रूप में समझने की दृष्टि से कि तथागत गौतम बुद्ध स्वयं ही कितनी व्यापकता के साथ में लोगों के नगर में, गांव में और कस्बे में गए थे और उन्होंने मानव कल्याण का काम किया था। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण है, जहां जहां पर तथागत गए वहां वहां पर आपको कुछ न कुछ दिखाई देता है। तो प्राचीन काल में भी था, आज भी दिखाई देता है और बहुत सारे शहरों और नगरों और कस्बों के जो नाम है वो आज भी वैसे के वैसे हैं। कुछ परिवर्तन लाया गया लेकिन जैसे के वैसे आपको दिखाई दे सकते हैं। ये हकीकत है, वास्तविकता है और तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं जाकर वहां पर मानव कल्याण के लिए उन्होंने देशना दी थी। तो समझ सकते हैं कि ये तथागत गौतम बुद्ध ने जो देशना दी वह जो कि त्रिपिटक में आई और त्रिपिटक में आने के बाद में आज भी वह कितनी कल्याणकारी है मानव के सुख के लिए, मानव के उत्थान के लिए। और इसलिए यह तथागत गौतम बुद्ध की विचारिका है, यह निश्चित ही मानव कल्याण के लिए अच्छी साबित हुई है। और इसलिए हमने आज के देशना का जो विषय रखा है वह तथागत गौतम बुद्ध की जो कुछ भी उस काल में जो बुद्धकालीन जो भौगोलिक स्थिति रही है और उसका क्या महत्व है, ये हम जान सकते हैं कि वह धरती, वह धरोहर आज भी हमें जीवित होने का एहसास कराती है। क्योंकि जब हम देखते हैं उस चैत्य स्तूप और विहारों को, चाहे वह खंडर के रूप में हो या कहीं पर जैसे का वैसा पहले बना था वैसा यदि दिखाई देता है, तो ये सभी चीजों को देखकर हम उस काल का अंदाज लगा सकते हैं कि उस काल में यह तथागत गौतम बुद्ध का धम्म, तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई देशना वह कितनी कल्याणकारी थी।
और ये सब चीजों को देखकर हमें जीवित होने का जो एहसास होता है, यही हमारे लिए एक सच्ची प्रेरणा है, सच्ची हमारे लिए वह भावना है जिसके माध्यम से हम और भी इन तथागत गौतम बुद्ध की देशना का, तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म को हम भविष्य के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये धरोहर हमें इस बात की ही प्रेरणा देती है। इसलिए हमारा जो चित्त है इन चीजों को देखकर, इन बातों को समझकर किस तरह से परिवर्तित होना और हम अपनी ऊर्जाओं का सही उपयोग करने की कोशिश करना। इसलिए आज की देशना हमने का विषय जो है यही रखा था। आप लोगों ने आज की देशना को सुना है। मैं सबको प्रति मंगल कामना करता हूँ और धम्मपालन गाथा से आज की देशना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशल स उपसंपदां सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पे सुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सर्वे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नाति मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदनामि बंते जी। सुखी हो। जय भी मनते जी। वंदनामि भंते जी। सुखी हो।